ओके स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा कि फ्रांस में कैसे सामाजिक परिवर्तन आया, कैसे राजशाही परिवर्तन आया और कैसे जनतांत्रिक समाज की स्थापना हुई। तो राजतंत्र से जनतंत्र, लगभग जनतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट आए और उन्होंने राजशाही भी लगा दी, एक तरह से ऑटोक्रेटिक समाज भी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे उथल पुथल हुए, परिवर्तन हुए। और क्यों ये सारे परिवर्तन हुए? इन सारे परिवर्तनों की वजह थी कि फ्रांस में लोग बहुत ऊब चुके थे, तानाशाही से ऊब चुके थे, राजशाही से ऊब चुके थे। वो अपने अधिकार चाहते थे, वो जीवन का अधिकार चाहते थे, उनके फंडामेंटल राइट्स चाहते थे। इन सब चीजों के लिए लगातार परिवर्तन हुए और अंत में जाकर उन्हें एक ऐसा लगभग लोकतंत्र जैसा ही स्ट्रक्चर उन्हें मिला। अब इसमें हम ये देखेंगे कि समाज को तो लगभग लोकतंत्र जैसा एक स्ट्रक्चर मिल गया था, जनतंत्र मिल गया था, जो पूरी तरह से जनतंत्र नहीं था, जो कि हमने पढ़ा, लेकिन लगभग जनतंत्र था, जिसमें लोगों को जीवन जीने का अधिकार था, लोगों को वोटिंग का अधिकार था, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार था, बोलने का अधिकार था और बहुत सारी चीजें थी, जैसे वो अपने हिसाब से व्यापार कर सकते थे। और अपना ये डिसाइडेड नहीं होता था जन्म से कि ये कुलीन वर्ग में है तो इनकी ये अधिकार होंगे, और ये निचले तबके में है, थर्ड स्टेट में है तो इनके अधिकार होंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक और तबका है महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, इस पूरी क्रांति के दौरान महिलाओं का क्या रोल रहा, महिलाओं ने किस तरह से इस पूरे राजनीतिक परिवर्तन में अपना योगदान दिया, क्यों दिया, क्या क्या किया, क्या उनकी स्थिति थी, और क्या जनतंत्र लागू होने के बाद, लोकतंत्र लागू होने के बाद वाकई में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। तो अब अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि महिलाओं के लिए फ्रांसीसी क्रांति में क्या परिवर्तन आया, कैसे कैसे महिलाओं ने अपने जीवन को जिया और किस मुकाम तक ले गए। तो फ्रांस में जो महिलाएं थी वो शुरू से ही क्रांति में बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत अच्छे तरीके से भाग लेती थी। फ्रांस में जो महिलाएं थी वो बहुत एक्टिव हमेशा से रही। जो थर्ड स्टेट की महिलाएं हुआ करती, जब हम इसमें 3 स्टेट पढ़ते हैं ना, तो जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं हुआ करती थी उनके लिए बहुत सारे काम होते थे, वो बहुत सारे काम करती थी, जैसे घर के भी काम करना, बच्चों को भी पालना, पावरोटी की लाइन में भी लगना, पावरोटी लाना, बाजार जाना, बाजार में सामान बेचने जाना, बाजार से सामान खरीदने जाना, सिलाई बुनाई का काम करना, ये सारे छोटे मोटे काम किया करती थी। वो मदद करती थी घर चलाने में और घर भी चलाती थी, एक हाउसवाइफ की तरह भी और एक प्रोडक्टिव लेडी की तरह भी, वो सारे काम वो करती थी। इसके अलावा वो वेश्यावृत्ति भी करती थी, ये भी था फ्रांस में। तो इस तरह से जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो बहुत सारी चीजें करती थी अपने घर को चलाने के लिए, इकोनॉमिकली भी और पारिवारिक तौर पे भी। लेकिन जो महिलाएं थी उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत राइट नहीं था, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की बहुत राइट नहीं था। और ये राइट किसको था? सिर्फ कुलीन वर्ग की महिलाओं को। जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी उन्हें ये था कि वो पढ़ सकती हैं और अपने लिए कोई प्रोफेशन चुन सकती हैं, लेकिन वो भी किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकती है। उनके लिए भी ये था कि हाँ वो पढ़ सकती हैं, लेकिन उसके आगे फिर जब वो एक उम्र होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी, और शादी के फैसले ये उनके पिता डिसाइड करते थे। हर वर्ग में यही होता था कि महिलाओं को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। अब इसलिए जब जागरूकता की लहर फैली, हर तरफ जागरूकता फैलने लगी और समाज सुधारक जो है लोगों को समझाने लगे उनके राइट के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके जो जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जब समझाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रबुद्ध जीवी महिलाएं थी उन्हें भी ये लगा कि हमें भी राइट्स होने चाहिए, हमें भी अधिकार होना चाहिए, हमें भी मताधिकार होना चाहिए, हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए वो क्रांति में बहुत अच्छे से, यानी कि पूरे फुल फ्लेज तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करती थी। जहां भी आंदोलन होता था वो उसमें एक्टिव रहती थी। महिलाओं ने अपनी खुद के लिए, कि अपनी प्रगति के लिए, अपने सुधार के लिए क्लब के निर्माण किए थे। फ्रांस में ही लगभग 60 क्लब बने हुए थे महिलाओं के लिए, जो कि पॉपुलर थे बहुत ज्यादा, जो महिलाओं को इकट्ठा करते थे। और उसमें जो तेज महिलाएं होती थी, जो एक्टिव महिलाएं होती थी, वो उनका लीडरशिप करती थी, उनकी बातों को आगे रखने का लीडरशिप करती थी। तो इस तरह से जो महिलाएं थी वो इस उम्मीद में कि उन्हें भी मताधिकार मिलेगा, उन्हें भी समानता का अधिकार मिलेगा। महिलाएं काम तो करती थी लेकिन सेम काम के लिए समान वेतन नहीं था। जैसे
समान काम के लिए वही पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता था लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिलता था। तो ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये तो अत्याचार है ना। तो इन सब के खिलाफ कुछ प्रबुद्ध जीवी महिलाएं, कुछ एक्टिव महिलाओं ने अपने अपने क्लब बनाए, अपने अपने पेपर छापे, लोगों को बताया, जागरूक किया। और इसमें 60 क्लब जो बनाए फ्रांस में ही, उसमें से एक सबसे ज्यादा फेमस क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे ज्यादा फेमस क्लब था। इस क्लब में बहुत सारे एक्टिव महिलाएं जुड़ी हुई थी जो कि इस चीज पे काम करती थी कि जब आंदोलन हुआ, जब क्रांति हुई, उसके बाद 1791 में जो गैजेट आया, जो पूरा बन के आया, जो क्रांतिकारी अब ओवरकम कर गए, उसके बाद 1791 में जो पूरा गैजेट आया कि ये अधिकार होना चाहिए, उसमें महिलाओं को तो निष्क्रिय उसमें डाल दिया गया था, नागरिक डाल दिया गया था। आपने पहले भी पढ़ा था कि जो टैक्स नहीं देते थे, जो उससे नीचे के लोग थे और महिलाएं थी, उनको किसमें डाल दिया गया था? निष्क्रिय नागरिक में। उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया। बाकी ऊपर वाले जो टैक्स पेयर्स थे, जो कुलीन वर्ग के थे, उन सबको अधिकार मिला, मताधिकार मिला, उन्हें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। लेकिन महिलाओं को और जो टैक्स पेयर नहीं थे, उन सबको, जो छोटे तबके के अनपढ़ जो लोग थे, उन सबको कहाँ रख दिया गया? निष्क्रिय नागरिक में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। अब इन्हें ये सारे अधिकार ही नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है। इनकी जो समस्याएं हैं, मतलब पूरी महिला वर्ग को ही आपने डाल दिया निष्क्रिय नागरिक में, है ना, जबकि उनका समाज में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं, उन्हें कोई वाणिज्यिक काम करने का अधिकार नहीं, कोई ऐसी कमर्शियल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, है ना। और उनकी शादी भी उनके पिता की मर्जी से हो जाती थी, उनका कोई अधिकार नहीं होता था। वो मतलब शादी होने के बाद अगर मैरिज नहीं चल रही है तो उसमें भी नहीं गया है कि हम डिवोर्स ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये सारा शोषण उनका इस तरह से हो रहा था। तो इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, इस क्लब ने बहुत ज्यादा काम किए। अच्छा, इसके बाद जब आतंक राज आया तो उसने जो है ये सारे क्लब बंद भी कर दिए। ठीक है, जो ये 60 क्लब खुले थे। तो ये तो बात की बात है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि उनकी मांगे क्या थी। उनकी मांगे ये थी कि उन्हें मताधिकार मिलना चाहिए, कि नहीं, महिलाओं को भी मत का अधिकार होना चाहिए, असेंबली में भी उनका भी चुनाव होना चाहिए, उनको भी राजनीतिक पद मिलने चाहिए। भाई, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतनी सारी महिलाएं हैं तो उन्हें कुछ तो पद मिलने चाहिए, उनके लिए भी तो सिक्योर होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए उनको असेंबली में चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, उनके लिए कुछ राजनीतिक पद भी सिक्योर करने चाहिए। ये सारी उनकी डिमांड्स थी। तो अच्छा, ये सारी डिमांड्स थी। तो जब क्रांतिकारी वो सारे हुए, रिवोल्यूशन हुए, तो फिर जो पार्टी सामने आई उसने जो है कुछ सुधार किए। क्या सुधार किए? ये कि महिलाओं के लिए अब जो पढ़ाई लिखाई थी उसे अनिवार्य बना दिया और जो है सरकारी विद्यालय खोल दिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया और जिसमें महिलाओं को पढ़ाने का और उन्हें बुनियादी शिक्षा देने का, प्रारंभिक शिक्षा देने का ये कंपल्सेशन कर दिया कि हर महिला को शिक्षा दिलाना जरूरी है। ठीक है, और क्या सुधार किया? स्वैच्छिक शादी का अनुबंध कर दिया कि वो अपनी शादी का फैसला वो खुद ले सकती हैं कि उन्हें किससे करना है, किससे नहीं करना है, वो डिनाय भी कर सकती है ना। तो ये सारे, पहले क्या होता था कि पिता की मर्जी से शादी होती थी, अब ये फैसला महिला खुद ले सकती है। इसके बाद नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण होता था और 1946 में फाइनली उन्हें जो है तमाम लड़ाइयों के बाद, तमाम झगड़ों के बाद, संघर्ष के बाद उन्हें महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। और ये सब जब हो रहा था फ्रांस में, उससे इंस्पायर होकर अगल बगल के देशों में भी कई सारे क्लब बने, कई सारी महिलाएं जागरूक हुई और सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार कहाँ मिला? फ्रांस में। कब मिला? 1946 में आके। भारत में स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। सोचिए, इतने लंबे समय के बाद जो है फ्रांस में जो महिलाओं को मत का अधिकार मिला था। तो अब जब मताधिकार मिल गया, पहले क्या होता था कि जो एक्टिव महिलाएं होती थी वो उन्हें जो है पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते थे और कुछ को तो फांसी भी दे दी जाती थी। मतलब ये नहीं है कि बहुत जो वैसे देश हैं इस समय, जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, वहां हमेशा से ही सब कुछ बहुत अच्छा था। वहां भी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, तब जाके उन्हें आज ये
मिल रहा है कि हाँ वो बहुत मॉडर्न है, वहां पर सब लोगों के लिए समान अधिकार है, सब बोल सकते हैं, सब बहुत खुली विचारधारा के हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। उन लोगों ने भी एक बहुत लंबा संघर्ष किया है अपने अधिकारों के लिए, अपनी जान भी दी है, और तब जाके वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, और क्रांति से पहले क्या थी, और क्रांति के बाद उनकी स्थिति में क्या सुधार आया, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दास प्रथा, दास भी तो थे, दासों की भी, अच्छा दास प्रथा कहाँ से आई थी। तो क्या होता था कि फ्रांसीसी उपनिवेश में जो है कैरेबियाई उपनिवेश जो थे, मार्टिनिक और गॉडलॉप और सैन डोमिंगो, इन सब में कौन कौन सी खेती होती थी, तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी, ये सारे जो थे कमर्शियल प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो ये सारे जो कमर्शियल प्रोडक्ट थे, इन सब अगर इन सबको जो है खेती करेंगे तो इनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, है ना, फ्रांस को। लेकिन अब इसके लिए तो मजदूर चाहिए ना, अब मजदूर कहाँ से आएंगे, जो यूरोपियन थे वो जाके यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, ये इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बना व्यापार का। ये लोग यहाँ से दासों को ले जाते थे, कैरेबियन कंट्रीज में ले जाते थे, और 3-3 महीने के लिए इन्हें जहाज में ठूस दिया जाता था, फिर वहां पर पहुंचाया जाता था, कैरेबियन कंट्रीज में पहुंचाया जाता था, और फिर वहां पर इनसे जो है ये सारी खेती करवाई जाती थी, इन सब की, तंबाकू की, नील की, चीनी की, कॉफी की, इन सारी चीजों की खेती करवाई जाती थी। और दासों को मतलब ह्यूमन ही नहीं समझते थे। दास मतलब नौकर, मतलब जानवर की तरह उन्हें पकड़ के उनके ऊपर दाग लगाया जाता था, एक निशान लगाया जाता था, उसे क्या एक तरह से लोगो समझ लीजिए, और उन्हें बहुत जंजीरों से बांध के रखा जाता था। बहुत ज्यादा उन्हें कोई भी जीवन का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, जीने का कोई अधिकार, वो अपनी बात नहीं कह सकते थे, वो अपने हिसाब से रह नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें काम के लिए एक जानवर, एक मशीन की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी चीज थी दास प्रथा। लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रही थी। क्यों नहीं खत्म हो रही थी? क्योंकि अब जो बड़े बड़े बागान मालिक हैं, वो रईस हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कंट्री की इकोनॉमी पे। तो जब कंट्री की इकोनॉमी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बागान मालिकों का, तो और उनका बागान कैसे चल रहा है, इन्हीं दासों से चल रहा है। अगर ये अच्छा, नेशनल असेंबली में बहुत लंबी बहस तो हुई कि भाई ये बहुत अमानवीय है, दास प्रथा बहुत अमानवीय है, इसका उन्मूलन करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट वो ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ होता था। तो इसलिए दास प्रथा का उन्मूलन बहुत आसान काम नहीं था। मतलब कुछ दिनों के लिए कहा गया कि इसे कम कर देना चाहिए, लेकिन एकदम से ये खत्म नहीं हुई था। और 17वीं शताब्दी में ये दास प्रथा शुरू हुई थी, और जो है 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश पे दास को, जो 1794 था, उसमें कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा को खत्म करने की कोशिश तो की थी। मतलब रोक तो दिया था कि नहीं भाई ये बहुत अमानवीय है, और वो क्रांतिकारी थे, उनका तो यही मोटो ही था कि हम लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, लोगों को अधिकार दिलाएंगे, तो उन्हें तो इस बारे में भी काम करना था। तो इसलिए उन्होंने रोका तो कि हाँ नहीं, अब ये ऐसा नहीं होगा, दास है, वो भी इंसान है, उनको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको काम करना है वो जाके काम करे। जबरदस्ती किसी को जंजीरों में बांध के 3 महीने के लिए जहाज में ठूस के और फिर वहां भेज दिया गया, जहां का उनको कुछ पता नहीं है कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या करवाया जाएगा, और वहां बहुत बुरी स्थिति में रखा जाता था, और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, 18 घंटे काम करवाया जाता था। तो ये सब अमानवीय है। तो इसके खिलाफ जो है कन्वेंशन ने ये कहा तो 1794 में कि अब ऐसा नहीं होगा, फ्रांसीसी उपनिवेश जितने हैं उसमें दास नहीं भेजे जाएंगे, दासों से काम नहीं करवाया जाएगा, जो स्वैच्छिक काम करे वो। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। जो है नेपोलियन ने 10 साल बाद जब नेपोलियन आया, तो नेपोलियन ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपना कंट्री चलाना है, हमें अपना देश प्रोग्रेस कराना है, तो हमें काम भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। तो फिर से इन्होंने शुरू कर दिया। तो अंत में क्या, और जो अफ्रीकन नीग्रो थे, इनको ज्यादा यूज किया जाता था एज अ दास। आपने देखा होगा दास वास की जहां फोटो आती है तो काले काले से मजबूत शरीर वाले लोगों को ही ज्यादातर से आप देखते होंगे। तो जो अफ्रीकन नीग्रो थे, ज्यादातर उन्हीं का शोषण हुआ है इस जो है दास प्रथा के अंदर। अच्छा, फाइनली ये दास प्रथा कब खत्म हुई है? 1848 में पूरी तरह से इसका उन्मूलन हुआ है। ये जो दास प्रथा का पूरा मूवमेंट चला है, कैसे दास बनाए गए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने कल्चरल, अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कैसे इंसानों को यूज किया गया, फोर्सफुली यूज किया गया, है ना, और फिर उसके बाद वो कैसे कैसे संघर्ष हुआ और कैसे कैसे ये चीजें खत्म हुई,
ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है समाज के ऊपर, और वो लगभग वो ही जो होते हैं वो समाज को जो गरीब व्यक्ति है, जिसको खाने को ही नहीं है, वो क्या बोलेगा, वो क्या लड़ेगा, वो क्या सुधार लाएगा जब पेट में भोजन ही नहीं है, वो खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो जिसके पास भरपूर होता है, जो दूसरों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, वही जो है अपना रूल चला सकता है ना। तो इसलिए जो है ये चीजें जो है, जो पूंजीपतियों के हाथ में ये थोड़ा सा अधिकार अननेसेसरी चला जाता था, ये बहुत बड़ा कारण था इस दास प्रथा का, ठीक है। और ये कैसे चला, कैसे इसका खत्म किया गया, इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पर पड़ा, जहां जहां, जैसे हमारे यहाँ राजा राममोहन राय हैं, और इन्होंने भी यहाँ ये पूरा संघर्ष इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। टीपू सुल्तान इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। इन्होंने इन सारी चीजों को, फ्रांस के इन सारे परिवर्तन को, क्रांति को और विचारधारा को पढ़ के, समझ के उसको यहाँ अप्लाई किया और यहाँ क्रांति लाई। और राजा राममोहन राय ने, टीपू सुल्तान ने समाज की प्रथाओं, कुप्रथाओं में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए। वो सारे इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस के समाज में आए हुए परिवर्तन से ही आया है। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति थी और उनकी स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ और उन्हें कैसे कैसे अधिकार प्राप्त हुए, महिलाओं ने कितना संघर्ष किया। उसके बाद हमने देखा कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, ठीक है। अब दास प्रथा भी खत्म हो गई। फाइनली अब हम यहाँ पहुंच गए हैं कि फाइनली जो समाज में जो सारे तबके हैं, उन्हें लगभग जनतंत्र प्राप्त हो चुका है, लगभग सबको अधिकार प्राप्त हो चुका है सभी। तो इस क्रांति का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, वहां के दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, या मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इस पूरी क्रांति का। तो 1789 के बास्टील का जब किला ध्वस्त किया गया ना, वहीं से तो शुरू हुई थी, बास्टील का किला ध्वस्त कर दिया गया था कि वहां से सारी चीजें लूट ली गई, और ये हुआ कि खाने को जब नहीं है इंसान के पास तो वो क्या करेगा, तो क्रांति ही आएगी। उसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह शुरू हो गया, क्रांति शुरू हो गई। उसकी सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया था कि सेंसरशिप का जो रूल था उसे खत्म कर दिया गया। सेंसरशिप का रूल क्या था कि जो भी चीजें छपती थी या जो भी चीज समाज में जाती थी पेपर के द्वारा या किसी पत्र के द्वारा या चित्र के द्वारा, तो उसमें क्या होता था कि जो भी आप लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं या कोई पेपर छप रहा है, तो वो पहले जाता था अप्रूवल के लिए पादरी के पास, फर्स्ट स्टेट के लोगों के पास, कुलीन वर्ग के पास। तो जब उनके पास जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने खिलाफ तो कुछ लिखने नहीं देंगे, तो वो उसको वेरीफाई करते थे। तो सच्चाई कभी लोगों के सामने आती ही नहीं थी, जो क्रांतिकारी विचारधारा थी वो कभी लोगों के सामने आती ही नहीं थी। बस वही चीजें उसमें होती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये लोग आपके उद्धार के लिए हैं, पादरी आपके उद्धार के लिए हैं, आपको इनको टैक्स देना चाहिए, आप जो टैक्स देते हैं वो आप सेवा में देते हैं, फलाना, मतलब ऐसी मैनिपुलेटिंग ही बातें रहती थी, जिससे जो निचला तबका है वो कभी इस बात को समझ ही ना पाए कि उसका शोषण हो रहा है। और वो लगातार जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के लोग हैं वो उनसे निर्विवाद रूप से फायदा लेते रहे, किसी भी तरीके का कोई भी विद्रोह उत्पन्न ना होने पाए, ठीक है। लेकिन जब सेंसरशिप का ये खत्म कर दिया गया, रूल खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद जो किताबें छपी, जो अखबार छपे, जो चित्र बने, वो बिल्कुल फ्री हो गए। जिसकी जो विचारधारा थी, जो सोचता था, जो समाज के बारे में जो विचारधारा रखता था, वो उसको स्वतंत्र रूप से लिख सकता था, लोगों तक पहुंचा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी आपने इसमें देखा कि सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, जैसे महिलाएं भी पढ़े लिखी नहीं थी, कुछ ऐसे निचले तबके के लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उनके अंदर जागरूकता कैसे आएगी भाई? 2-4 पढ़े लिखे लोगों की क्रांति करने से क्रांति नहीं होती है। असल में क्रांति कहां से होती है? जो बेस में लोग रहते हैं, जब उनको तकलीफ होती है, जब वो विद्रोह करते हैं, तब क्रांति होती है। तो ऐसा हुआ कि वो सारी चीजें जो है जो लिखित में थी, वो तो जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे उनको जागरूक करने के काम आई। लेकिन जो निचले तबके के लोग थे वो उन तक किसने बातें पहुंचाई? समाज सुधारकों ने। जो समाज सुधारक हुए उन्होंने जगह जगह गोष्ठियां की, जगह जगह सभाएं की, उन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड बातें और संघर्ष से रिलेटेड बातें और अपने आप को, आप खुद को इज्जत दीजिए, आपके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आप क्या क्या अधिकार लेने के अधिकारी हैं, ये सारी चीजें वो मौखिक तरीके से बताई, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकारों के प्रति, और इस तरीके से अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति,
हर तरफ से आपके क्या कर्तव्य अधिकार है, ये सब उन्होंने मौखिक रूप से लोगों को बताया। और जब मौखिक लोगों को पता चला मौखिक रूप से, तो लोगों को बहुत कुछ समझ में आया इन समाज सुधारकों की वजह से। न सिर्फ फ्रांस में, जबकि फ्रांस के बाहर भी और जो अगल बगल की कंट्रीज थी वहां तक भी विचारधाराएं गई, वहां भी लोग जो है विद्रोह करने लगे, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। और साथ में देखिए बीच में आपने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट आए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने आप को क्या समझते थे, लोग उन्हें क्या समझते थे कि ये बहुत बड़े हमारे समाज सुधारक है, हमारे उद्धारक हैं, है ना। और नेपोलियन ने क्या किया, आते ही यहाँ वहां जितने भी अगल बगल के कंट्रीज थे उन पे आक्रमण करके उन्हें अपने साथ मिला के अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। तो लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छा हमारा राजा आ गया, ये हमारे उद्धार के लिए कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब वो तानाशाह बन गए और उनका जो है सेना उनसे परेशान हो गई, जबरदस्ती की लड़ाई, जबरदस्ती कहिए, तब जो है सेना को ये पता चला कि ये तो एक तरह से तानाशाह। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि उन्होंने निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया था, रूल बनाया था, और दशमलव पद्धति बनाई थी जिससे कि नाप तोल का एक ही तरीका हो, और बहुत सारे ऐसी सुविधाएं दी थी समाज को। तो कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन कुछ बुरे काम भी किए थे। खास तौर से जो उनका साम्राज्य को बढ़ाने का आइडिया था, जिसमें सेना इन्वॉल्व हुई। और सेना में कौन लोग जाते हैं, जो घर परिवार के अच्छे स्वस्थ आदमी होते हैं वही जाते हैं। और उनके जाने के बाद घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो जो महिलाएं घर में होती है उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो इससे क्लैशेस बढ़ना शुरू हुआ। भाई एक व्यक्ति के ऊपर डबल जिम्मेदारी, और अननेसेसरी क्या जरूरत है लड़ाई में जाने की, मरने की। तो उन सब से बहुत धीरे धीरे लोगों के बीच में अंदर मन में विद्रोह आने लगा। और जब वाटरलू में 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई, तो वहां से कहानी में ट्विस्ट आया और फ्रांसीसियों को फिर ये लगने लगा कि नहीं, अब हमें किसी भी एक पे विश्वास नहीं करना है, हमें अपना डेमोक्रेटिक राष्ट्र की स्थापना करनी है। तो ये पूरा सफर रहा फ्रांस का, एक तरह से कह लीजिए पहले लोकतंत्र का, कि वो कैसे राजतंत्र से सेमी राजतंत्र और फिर कैसे पूर्ण लोकतंत्र स्थापित हुआ। ओके स्टूडेंट्स।